अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो कानूनी और आइनी जो टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान साहब को जो है वो 8 मुकदमात के अंदर ज़मानत मिली। अंदिया ये था कि शायद उनको जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा, लेकिन जो कानूनी हल्के हैं वो ये बताते हैं कि उनके ऊपर इसके अलावा बेशुमार मुकदमात हैं जिनकी वजह से शायद वो बाजियाब ना हो सके। बेल क्यों ग्रांट की गई और हाई कोर्ट से रिफ्यूज़ क्यों हुई? इसके अंदर क्या दूसरे लोग भी जो है वो अब शामिल किए जा रहे हैं? कल की खबर है और आज की भी कि जो अलीमा खान साहिबा हैं उनके दोनों बेटे शारेज और शेरशाह दोनों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है। क्या उसके अंदर जो है वो बैकग्राउंड है? उनको 9 मई के मुकदमात में अब क्यों अरेस्ट किया जा रहा है? इसके ऊपर क्या कानूनी जवाब है, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्या आइन और कानून अलाउ करता है कि इतने अरसे के बाद जो है वो आप इस तरह से लोगों को अरेस्ट कर सकें? अगर करता है तो उसकी क्या कंडीशनैलिटी है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा मौजू ये है कि जनाब हीना जलानी साहब को सिविल कोर्ट से एक जो है वो शोकाज नोटिस रिलीज़ हुआ, जिसको जो है गालिबन हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया इस बुनियाद के ऊपर कि जनाब आपने किसी जो है वो एक लड़की है उसको पनाह दी हुई है और उसको आप कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस करेंगे। बतौर लॉयर क्या उनको एक इस तरह का शोकाज नोटिस दिया जा सकता है? लॉयर्स की जो गुफ्तगू होती है अपनी क्लाइंट के साथ, उसको भी गालिबन हमारे लॉ के अंदर प्रोटेक्शन हासिल है। इसके अलावा एक प्रैक्टिस भी है कि लॉयर्स के चैम्बर से अक्सर जो है वो इवन मुलजमान को भी अरेस्ट करने से इज्तनाब किया जाता है। इसके ऊपर क्या प्रैक्टिस है, क्या लॉ है, बात करेंगे दोनों मौज़ूआत के ऊपर। मैं मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे काशिफ बशीर साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इसके अलावा जो है वो PTI से भी इनका गहरा ताल्लुक़ है, तमाम फैक्ट्स और फिगर को जो है वो अच्छी तरह जानते हैं। लॉयर होने के नाते उनको कानून के ऊपर भी गिरफ्त है। कोर्ट्स के अंदर भी बेशुमार हम इन्हें मुकदमात करते हुए देखते हैं। काशिफ बशीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। पहले भी आप इनको मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन अच्छा तजिया करना जानते हैं और लीगल एक्यूमेन भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। उनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाएंगे। और टेलीफोन पर गालिबन मुझे महर मोहम्मद इकबाल साहब ज्वाइन करेंगे जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उनकी मौजूदगी से भी इस्तेफादा उठाएंगे। मैं काशिफ आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगा। पहला मौजू जो है वो इमरान खान साहब की बेल को लेकर लगता है कि वो अब आ जाएंगे। बहुत तजिया हो चुका कि नज़र नहीं आ रहा। पहले थोड़ा सा बता दीजिएगा नाज़रीन को कि कौन से मुकदमात हैं 8 जिनके ऊपर इनकी बेल हुई है। जी बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। असल में सूरत हाल कुछ इस तरह है कि 9 मई से जो मुतलका लाहौर के अंदर मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब को कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिला है। ठीक, ये बेलें जो है पहले लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलती रहीं, फिर मोज़ज़ हमारी जो अदालत आलिया है हाई कोर्ट, वहाँ पर ये मुकदमात जो हैं वो ज़ेर समात रहे और दोनों जगह से ये ज़मानतें खारिज की गई। अब कल सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लितोलाल के बाद इन मुकदमात में इमरान खान साहब को रिलीफ दिया है। अब उन मुकदमात को अगर उनके आप बतौर वकील या मैं तो ये कहता हूँ कि वकील के अलावा एक बतौर एक आम इंसान भी अगर आपको अल्लाह ताला ने थोड़ी बहुत सूझबूझ या समझ दी हुई है तो जब आप उन मुकदमात का पोस्टमार्टम करते हैं, इवन FIRs आप देखते हैं तो वो नहायत ही मुज़हका खेज किस्म की हैं। प्रोसिक्यूशन का फॉल्ट आप समझते हैं कि उन्होंने केस इतना हल्का बनाया है, लेकिन वाकया तो अपनी जगह पे खड़ा है। सर देखें, इस वाकये का जो होना है, रूनुमा होना है, वो उसके लिए तो तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब का पहले दिन से एक मौक़िफ़ है जी। और वो मौक़िफ़ ये है कि इसका बेहतरीन हल ये है कि इसका जुडिशल जो है वो किया जाए, मामले को देखा जाए जुडिशल इसका वो बना के और इसको देखा जाए। जुडिशरी जो है वो इसको बेहतरीन तरीके से देख सकती है उस मामले को। तो मामला अगर हुआ है, अगर किसी ने इस इशू के ऊपर कोई इस तरह के मामलात के अंदर मुलव्वस है तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि उसकी बेहतर प्रोसिक्यूशन की जाए, उसके बेहतर एविडेंस सामने आई जाए और उस एविडेंस की बुनियाद पर किया जाए, ना कि इस तरह की जो है वो मुज़हका खेज किस्म की प्रोसिक्यूशन है कि जिसके अंदर कोई आप कोई चीज़ प्रूव ही नहीं कर सके और आपको क्या लाना पड़ा। आपके पास सबसे प्राइम जो आपके पास विटनेस है वो इस तरह के विटनेस हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं। ठीक, अच्छा, ये जो आप अभी जो है इनको पकड़ा गया है जैसे शारेज को शेरशाह को, ये क्या बैकग्राउंड? अच्छा, शारेज मफरूर थे आप पकड़े गए? नहीं, बिल्कुल मफरूर नहीं थे। शारेज जो हैं
वो बेसिकली एथलीट हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनली। कल भी वो जा रहे थे एस्टोनिया एक कंपटीशन में शामिल होने के लिए। वो एथलीट इस तरह के एथलीट हैं, उनको मेरा ख्याल में ट्राइएथलीट उसको कहते हैं, साइकिलिंग भी, स्विमिंग भी और दौड़ भी, इस तरह करके कोई मुकाबला है जिसमें वो शमूलियत इख्तियार करने के लिए जा रहे थे। अपनी बेगम के साथ जा रहे थे, उनको एयरपोर्ट के ऊपर रोक लिया गया और उनको कहा गया कि आपका नाम ECL में आप नहीं जा सकते, आपकी बेगम जा सकती हैं। तो वहां से जाहिर है फिर बेगम ने भी उनकी नहीं जाना था, वो वापस आ गए। उनका जो बाइसिकल थी वो भी उन्होंने ऑफलोड करवाई फिर, और घर आए हैं तो फिर शाम को उनके घर में इस तरह जो। अच्छा, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड, 9 मई के मुकदमात में भी उनको 9 मई के मुकदमात में 27 माह के बाद उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अब जो जिस मुकदमा में उनकी आज जिस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रिमांड दिया है 8 दिन का, यही अदालत जो है कई ऐसे मुल्ज़मान को मुकदमात से डिस्चार्ज कर चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर कि प्रोसिक्यूशन ने उनको इतनी देर से शामिल तफ्तीश क्यों किया है। लेकिन आज बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल एक डिस्चार्ज का केस था, लेकिन उसमें अदालत ने उनको किसी मसलहत के तहत उनको 8 रोज के रिमांड के ऊपर भेजा है। अब ये देखिए जुल्म की इंतहा कि कल शारेज को गिरफ्तार किया गया, आज उसको अदालत में पेश किया गया, और उनको जब अदालत में पेश किया गया तो उनके छोटे भाई भी वहां पे शेर शाह मौजूद थे, जो अदालत से वहां से वापस अपने घर आ रहे थे, और उनके घर के करीब पहुंचकर उनको भी उठा लिया गया। और अब उनकी भी गिरफ्तारी 9 मई के मुकदमात में शुनीद है कि डाल दी गई है, और उनको भी सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये मैं आप नाज़रीन के ज़हन में सवाल आ रहा होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड से हमने कोशिश की कि कोई दोस्त आए लेकिन वो आज नहीं आ सके। एक ये बताइएगा कि ये जब आपको रिलीफ मिलता है अदालत से, जैसे इमरान खान साहब की बेल हुई, या कई लोगों को आपने खुद भी कहा एक्विटल मिल गया, उस टाइम तो हम अदालत को कहते हैं ठीक है, जब नहीं मिलता तब हम कहते हैं कि मसलियत हो गई, ये ऐसा क्यों? अच्छा, 2 बातें हैं। पहली बात ये कि रिलीफ मिलना, क्या बट साहब आप इस बात को रिलीफ समझते हैं कि 2.5 साल 3 साल एक बंदा जो है वो नाहक किसी केस के अंदर पाबंदे सलासल रहे, और आप जो उनपे ऑफेंसेस हैं, जिन एट्रीब्यूट किए गए हैं जो मुल्जमान की तरफ, क्या उन ऑफेंसेस में इतनी देर जो है जमानतें वो जेर समात रहती हैं? अगर आप ये समझते हैं कि 2 साल 2.5 साल 3 साल बाद किसी मुकदमे में उनकी जमानत सुप्रीम कोर्ट से जाके मंजूर हो रही है, तो क्या ये वाकईतन रिलीफ है? और अगर ये वाकईतन रिलीफ है तो फिर मैं तो इस चीज को लेकिन काशिफ, हम देखते हैं कि आम शहरी भी इसी निजाम के अंदर पिसता है। इस तरह की मिसालें हमारे पास मौजूद है। इसमें पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, वो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमारा जुडिशियल सिस्टम, उसके अंदर इतना टाइम आम एक शहरी को तो लग रहा होता है। 302 के मुकदमात के अंदर आपको पता है बेल नहीं होती, पेंडिंग भी रहती है, और कई हम देखते हैं उसके अंदर है, तो उसी तरह से जाहिर है। अच्छा, 3 साल की जो सजा हुई है जिन मुकदमात में, उनकी अपीलें भी अभी तक नहीं लग रही। आप जानते हैं कि जब उसमें सजाएं पूरी हो गई अब देखें, यानी कि अभी हैदर मजीद एडवोकेट साहब हैं, वो अपनी 2 साल की सजा मुकम्मल करके बाहर आ गए। अकरम उस्मान साहब अपनी 2 साल की सजा मुकम्मल करके बाहर आ गए, और उनकी अपीलें अभी तक हाई कोर्ट में नहीं लगी। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट तो आया। ये देखिए, अगर आप इस चीज को रिलीफ कहते हैं कि एक बंदा अपनी सजाएं पूरी करके घर आ रहा है, और आप कह रहे हैं ये इनको रिलीफ मिल गया, तो फिर मैं इस पे क्या कह सकता हूँ? बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आया। मैं अली आपकी तरफ आऊंगा। खान साहब की जब जमानतें हो गई हैं, जाहिर है वो बाहर तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, तनकीद तो हम करते हैं, उसके अंदर जाहिर है डिले है, मामला दूसरे हैं, लेकिन 9 मई का मुकदमा तो अपनी जगह पे एक मुकदमा है। उसको आप, मैं कह सकता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने ठीक नहीं लड़ा, उसके अंदर जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका अपना मोटिव है, उसको जितना इंटरेस्ट, अगर प्राइवेट पार्टीज के दरमियान ये मुकदमा हो रहा होता, वो तो आपको पता है सुबह 9 बजे आगे फट्टे पे बैठ जाती है, वो अपना मुकदमा पूरा प्रोसिक्यूट करती हैं दोनों साइडें। तो आप समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन का भी इसके अंदर जो है वो उतना दिलजमी नहीं नजर आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आपने बजा फरमाया, लेकिन मैं 2-3 चीज़ें जो है ना इसमें हाईलाइट करूँगा। देखिए, पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं, जो सियासत में किसी को कैद हो गई, किसी पे इल्ज़ाम लग गया, ये हमारे माजी में पाकिस्तान में होता रहा है। मिसाल के तौर पर आप देख लें, नवाज शरीफ के साथ ऐसा नहीं हुआ, या कि पीपल पार्टी के जो लीडरान थे उनके साथ ऐसा नहीं होता था। इमरान खान साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है, मैं पहले उसको हाईलाइट करता हूँ, फिर आगे अपनी बात को बढ़ाऊंगा कि देखिए, उनका ओपन ट्रायल होना चाहिए जैसे दूसरे लीडरान का हुआ था। यहाँ तक तो उनके साथ ज्यादती है, लेकिन देखें, आपने भी जब हुकूमत में थे, क्या नवाज शरीफ के ऊपर जितने इल्जाम लगे, क्या आप उनको सपोर्ट नहीं करते थे कि हाँ ये इल्जाम ठीक है? पॉलिटिकल
विक्टिमाइजेशन हमारे मुल्क में हुआ करती है, आपको पता ही है। इमरान खान साहब, लेकिन उनके साथ हुई अली साहब, ये तो नहीं है ना कि आप अब इनके साथ भी करें, आप उसी चीज को रिपीट करते जाएं। कभी तो जितने भी आपको मुकदमात नवाज शरीफ साहब पे बने हुए हैं ना, वो आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे तो वो उनकी अलायंस है ना, जो इस वक्त जिस पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी, उनके बनाए हुए थे। ठीक ठीक, हमारे दौर में तो वो प्रोसिक्यूट हुए हैं, मुकदमात तो उन्होंने बनाए हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जब आप किसी एक गलत बात को ये कह के पहले माजी में भी गलत हुआ कहते रहेंगे तो फिर तो निजाम इसी तरह चलता रहेगा। फिर जब मैं अपनी बात को बढ़ाता हूं, देखिए मेरा मकसद कहने का यही था कि हम कब तक इसी तरह चलते रहेंगे। ठीक, मेरा बताने का मकसद यही है कि कानून की बंदोबस्ती हो। देखिए अगर किसी के खिलाफ केस है तो वो साबित भी होना चाहिए, ठीक है ना। नवाज शरीफ के खिलाफ भी या पीपल पार्टी के जो लीडर उनके खिलाफ भी कभी केस साबित नहीं हुए, इनके खिलाफ भी साबित नहीं होने। लेकिन बात यह है कि हमने खुद ही इन चीजों को जो है माजी में सपोर्ट किया है, जो भुगत रहे हैं इस वजह से था ना। ये वैसे काशी ये पॉइंट आ रहा है, ये बात एक मैं वापस काशी साहब के तरफ आऊंगा। काशी, एक जो बात है, हमने देखा कि राना सनाउल्लाह के ऊपर भी मुकदमा बना, एक था, दो था, तीन थे, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर बने, दूसरे जो लीडरान थे उनके ऊपर भी बने। ये जिस तरह से खान साहब एक वादा अदा करके आए थे कि जनाब मैं बिल्कुल एक निज़ाम की बेहतरी की तरफ, अब वो चीज़ उस तरह से नज़र नहीं आई। मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि खान साहब के साथ भी उस तरह से जो है वो उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, डिले जो है नहीं होनी चाहिए। 200 से ज़्यादा मुकदमा डजंट मेक एनी सेंस। बट खान साहब भी अब समझते हैं कि अभी कुछ उन्होंने, उनका ज़हन बदला होगा जब वो आते हैं कभी वापस, तो वो क्या उसी तरह से पैटर्न में चलेंगे या पैटर्न को तोड़ेंगे? नहीं, मेरा ख्याल ये है कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, अगर हमारे निज़ाम अदल ने मजबूत होना है, अगर निज़ाम अदल मजबूत होगा तो मुआशरा जो है वो दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ेगा। आपकी इकॉनमी, आपके जो सोशल वैल्यूज़ हैं, आपके दूसरे मामलात हैं, वो सारे इंसाफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब तक इंसाफ के मामलात में बेहतरी नहीं आएगी तब तक कुछ भी बेहतर नहीं होगा। और इंसाफ के मामलात में बेहतरी किस तरह आ सकती है, उसकी बुनियादी जो चीज है, उसके लिए बुनियादी जरूरत जो है वो अदलिया है। अदलिया जो है वो सिविल अदालत से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, जब तक अदलिया मजबूत नहीं होगी तो तब तक ये सिस्टम जो है ऐसे ही चलता रहेगा। जजिस को चाहिए, अदलिया को चाहिए कि वो अपने आप को मजबूत करें, अब किसी भी किस्म के जो बैरूनी अनासर हैं उनसे मरूब हुए बगैर कानून और आइन के मुताबिक और अपने ज़मीर के मुताबिक जो है वो फैसले करें। उसी से पाकिस्तान की बेहतरी है। कोई भी सियासी आदमी या कोई भी किसी किस्म का दूसरा जो बासर आदमी है, जब वो कानून पर और अदलिया के ऊपर असरअंदाज होगा तो यकीनन इंसाफ की जो है वो बेहतरी उसके मुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी की तरफ बताइएगा। काजी फायज ईसा साहब ने, जाहिर है पीटीआई के ऊपर आपका उस तरह से वो एक तनकीद भी है, उनका आगे से रिप्लाई आता है कि जनाब अदलिया को क्या हमने ठीक करना है। खान साहब ने खुद रेफरेंस बनाया इसका और उनके ऊपर जो है वो प्रोसिक्यूट उनको किया गया, फिर वो आए तो जाहिर है उसके अंदर वो एक लंबी डिबेट है। आप समझते हैं इस तरह के भी मामला नहीं होने चाहिए? अच्छा, जो काजी फायज ईसा साहब से मुतल्लक तहरीक इंसाफ का या उस वक्त की जो हुकूमत थी उनका मौक़िफ़ था, वो तो फिर काजी साहब ने जो कुछ आगे किया उससे साबित हो गया ना कि वो दुरुस्त था। एक जज जो है वो इतना मुंतकिम मिजाज हो सकता है? चले हमने फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ये बात तस्लीम कर ली कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो दुरुस्त नहीं था, तो क्या जब उनके पास इख्तियार आया तो वो इतने मुंतकिम मिजाज हो गए कि उन्होंने अपना बदला लेते लेते पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफी जो है वो तलपट करके रख दिया, मलिया मेट करके रख दिया। उन्होंने उस पार्टी को जो बकौल उनके खिलाफ जिन्होंने दुरुस्त रेफरेंस नहीं बनाया, वो तो अपनी तरफ से उनका वो क्या कहते हैं, उनको घर भेज के और कैदों में और पाबंदे सलासल करके जितनी इंसानी हकूक की, बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल काजी फायज ईसा के परचम के तले हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक है। तो एक जज जो है उसका बुनियादी जो चीज है उसके लिए वो ये है कि वो आजाद फैसले करे। जहां पे उसकी जात का मामला आ जाएगा, उसका किसी के साथ, अब आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमारे भी जजेस जो हैं जिनके साथ हमारा चैम्बर्स में हम रहे हुए हैं, जिनके साथ हमारे अच्छे मरासिम होते हैं, हम उनकी अदालत में चले जाएं तो वो इस वजह से महज मुकदमा सुनने से माजरत कर लेते हैं कि जी हमारा उनके साथ एक पर्सनल ताल्लुक है और वो पर्सनल ताल्लुक फैसले पर असरअंदाज ना हो। लेकिन यहां पर इस हद तक हुआ कि उन्होंने एक पार्टी का मैंडेट
जो है वो उसके ऊपर वो नकबजनी उन्होंने की और दिन दिहाड़े की। पॉइंट है, मैं वापस आता हूँ अली। अब बात यह है कि आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर पीटीआई के भी अटैक्स हैं, नून लीग के भी अटैक हैं, हम कब डिबेट अब ये है कि आपने इस जो पंडोरा बॉक्स है इससे बाहर कैसे निकलना है। आज जो कल की खबर थी कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो शायद बाहर आ रहे हैं, तो नून लीग या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप उनको अपना पड़ गया कि जनाब ट्रायल अभी होगा, जमानत का मतलब ये नहीं है। तो कब असल जमहूरियत जो है उसकी मकसदियत के लिए, उसकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए क्या ज़रूरी नहीं है कि अदलिया जो है वो बिल्कुल एक इम्पार्शियलिटी के प्रिंसिपल के ऊपर अमल करेगी। आप समझते हैं कि ये उनको भी घसीटते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी बने, वो खान साहब हों, वो नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो इनको ड्रैग करती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उनको बिल्कुल अपने दरवाजे बंद कर देने चाहिए? क्या होना चाहिए? वो भी तो सोसाइटी का हिस्सा है, किसी की बहन है, भाई है, पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं। जब हमें फेवर लेनी होती है हम कहते हैं जज साहब बड़े अच्छे हैं, जब वो काम नहीं करते हम कहते हैं ये गलत हो गया, रेफरेंस बना दो। देखिए बात सुने, जज साहिबान ने तो अपने कानून के मुताबिक या केस के मुताबिक उसका फैसला करना है। मैं बात यही कर रहा था कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जब वो इक़्तिदार में आती हैं तो वो कोशिश करती हैं कि जो दूसरी अपोजिशन है उसको दीवार के साथ लगा दें। यही रीत चलती आ रही है। मैं इसी को तो बात मेरा बताने का मकसद था कि इस चीज़ को तोड़ना पड़ेगा हमें, ताकि कल को जब इमरान खान साहब बाहर आए तो वो भी ये काम शुरू ना कर दें। यार आपने एक बंदे को बिला सर इसका मतलब ये है कि वो फिर अगले 4 साल दूसरी किसी पार्टी को, यही तो बताने का मकसद है। अगर नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ वगैरह ने ये गलती की हुई है तो ये दोबारा नहीं करें। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान साहब के साथ ज्यादती नहीं हो रही, मैं तो आगे बात बढ़ाते हुए ये कहने वाला था कि उनके साथ ज्यादती है, कि उनका जो ओपन ट्रायल नहीं हुआ ये बहुत बड़ी ज्यादती है। फिर उनका मैंडेट चोरी किया गया, मैं मानता हूँ, उनकी सीटों का भी मामला हुआ, मैं इस चीज को भी मानता हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हमारा माशरा ठीक हो तो हमारे सियासतदानों को भी ठीक होना पड़ेगा। जब वो इक़्तिदार में होते हैं, जब वो ओपोजिशन में होते हैं तब वो बहुत अच्छे होते हैं, जब वो इक़्तिदार में आते हैं सब कुछ भूल जाते हैं, फिर अपने मज़ों में लग जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर हमारे मुल्क ने तरक्की करनी है तो हमारे लीडरान को अक्ल से काम लेना होगा। दूसरी बात जो आपने की जज साहिबान की, देखे मेरी बात, उन्होंने कानून को देखना है, केस को देखना है, उसके मुताबिक फैसला करना है। ये तो नहीं हो सकता कि इसके एक बंदे के खिलाफ केस साबित हो गया उसको बरी कर दें, या किसी के खिलाफ केस साबित नहीं हुआ उसको सजा दे दें। उन्होंने तो केस की नौयत को देखना है, उसके हिसाब से अपना फैसला सुनाना है। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता। जिसके खिलाफ होता है वो कहता है यार ये तो अच्छा नहीं है, जिसके हक में होता है वो कहता है ये ठीक है। लिहाजा हमें कानून को चलाना है, मुल्क को चलाना है। हमने किसी एक फर्द को राजी नहीं करना कि ये पॉलिटिकल पार्टी राजी हो जाए या दूसरी राजी हो जाए। लेकिन अली साहब आप ये भी देखें, जब आपकी सेटिंग मामला बेहतर हो जाते हैं, हमने देखा नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट के ऊपर ही बेल मिल गई, वो गए, उनको थंब इंप्रेशन लेने के लिए बायोमेट्रिक हो गया। ये वही मुकदमा थे जिसको प्रोसिक्यूशन जो है वो फिर पूछा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन वालों से कि भाई आप पूछ के आए हैं ये क्या है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपके इदारे कहां पे, आपका प्रोसिक्यूशन एक डिपार्टमेंट होता है, एक टाइम पे वो एक मौकफ इख्तियार करते हैं, आधे घंटे बाद वो दूसरा मौकफ इख्तियार करता है। क्या उनकी पेनलाइजेशन नहीं होनी चाहिए? उनको नहीं पूछना चाहिए कि भाई अभी खान साहब के मामला बेहतर हो जाए तो उनको बेलें भी मिलना शुरू हो जाएंगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, तो कानून फिर कहां गया? आपका डिपार्टमेंट जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, हम अदलिया पे बात करते हैं तो ठीक है, उसके अंदर डिले है, मामला बेहतरी की तरफ जाने चाहिए, बट एट द सेम टाइम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि भाई आप एक दिन पहले ये कह रहे थे, आप एक दिन बाद आपका बिल्कुल एक यू टर्न है, तो उसका भी तो आपको कोई सेटअप करने, कानून के अंदर उनकी क्या बंदिश हो कि वो निकल ना पाए। कोई पॉलिटिकल पार्टी आए वो कहें कि भाई मैंने मौकफ लिया हुआ है, मेरी खुद इसके अंदर वो इस्तिगासा आ जाएगा, मैं कैसे बात करूंगा। तो ये नहीं समझते आपके प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इंप्रूव होने चाहिए? सर मैं तो कहता हूँ ओवरऑल हमारा जो मुल्क का निज़ाम है उसको ही डेवलप बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है गरीब के लिए कानून कुछ और है, अमीर के लिए कुछ और है, इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए माशरे जो तरक्की करते हैं वहाँ पे कानून की बालादस्ती सबसे पहले होती है, सबको एक जगह पे एक ही कटहरे में खड़ा किया जाता है कि यार तुम अमीर हो चाहे गरीब हो। नवाज शरीफ साहब का जो मामला था, अगर उनको ये बेल दी गई है तो हाँ, जिन्होंने उनको ये फैसिलिटी दी है उसको कानून के कटहरे में आना चाहिए, उनकी नौकरियों का पूछना चाहिए कि भाई तुमने ये कैसे किया, ये यूटर्न कैसे कर दिए। और अदलिया ने पूछा भी है इसको। अनफॉर्चुनेटली देखें ये मामला आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन अगर कोई आवाज उठाएगा तो क्यों नहीं आगे जाएगा। कल को किसी की जरूरत नहीं होगी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान को कोई इसी तरह फैसिलिटेट करे। बिल्कुल ठीक है। मजीद
अगर आप बेहतरी चाहते हैं तो आपको कानून का ही रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं आपका मुल्क चलेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप अमीर को कुछ और फैसिलिटी करें, गरीब को कुछ और करें। यहाँ पे कुछ गरीब कोई ऑफेंस कर दे तो उसको उसकी जान नहीं छूटती, अमीर जो आराम से फिर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वाकई आपके मुल्क में अगर तरक्की चाहिए तो आपको कानून की बालादस्ती करनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैं काशिफ आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। अभी जो हमने देखा, अली ने अमीर और गरीब की बात की है, तफरीक तो बिल्कुल है, वो किसी ना किसी तरह से मैनेज करके, हम भी प्रैक्टिस के अंदर हैं, आप भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं बचत हो जाती है। लेकिन जहाँ पर जो उससे हटकर जो डिबेट आई है सामने, वो ये आई है कि जो मंजूर नज़र हैं उनके लिए सब कुछ ठीक है, जो मंजूर नज़र नहीं है उनके ऊपर कानून की छोटी से छोटी बंदिश। सवाल मेरा अगेन आपसे होगा, जो मैंने अली से भी किया, कि आम एक शख्स जो है या आम एक फ़र्द जो है हमारे माशरे का, वो अदालत की तरफ देखता है, लेकिन हम एज ए लॉयर ये समझते हैं कि इसके अंदर अदालत से ज़्यादा प्रोसिक्यूशन जो डिपार्टमेंट है उसका बड़ा अमल दखल है। उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल हैं, उसके अंदर भी वो कौन किस पार्टी का है उसको लगाया जाता है। तो आप समझते हैं कि कानून के अंदर कोई इस तरह से बेहतरी हो कि जिसके अंदर उनको इस बात के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए कि आप एकदम से यू टर्न कैसे ले सकते हैं। मजाक में बात नहीं उड़ेगी, आपने यू टर्न लिया है, फिर आपके इलावा इस्तिगासा शुरू होगा, आपने ये बात शुरू की थी। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये प्रोसिक्यूशन जो है ना, जी जी, प्रोसिक्यूशन में पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होती। अच्छा, जब प्रोसिक्यूटर जनरल हैं वो एक हुकूमत की स्वाबदीद होती है, उसको वो डायरेक्ट लगाते हैं जैसे आजकल लगाया हुआ है उन्होंने। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो बाकायदा मुकाबले का इम्तहान दे के आते हैं और उसके बाद वो होती है। और जाहिर है हमारा निज़ाम ऐसा है, हमारी जहन साजी ऐसी है कि नौकरी जो है ना वो हमारे लिए बहुत अजीज़ है। हम अपनी नौकरी बचाने के लिए ही तो पहले से आप शुरू हो जाएं, एक हवालदार से, एक थानेदार से लेके इन्वेस्टिगेशन जो करने वाला इदारा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उससे लेके प्रोसिक्यूटर तक, तो ये सारे तो सरकारी मुलाजम है। बिल्कुल और इनको तो अपनी नौकरियां अजीज हैं, ये अपनी नौकरियां बचाने के लिए आप इनसे कुछ भी करवा लें, ये करने को तैयार है। ठीक, तो इनके ऊपर असरअंदाज होते हैं जो लोग, जो अवामल, जो अनासर इनके ऊपर असरअंदाज होते हैं। बेसिकली इनको इतना मजबूत करने की जरूरत है कि ये बैरूनी दबाव और जो बैरूनी जो किसी भी किस्म की दूसरी मराहत हो सकती हैं उनसे ये अपने आप को बचाएं, उससे इज्तनाब करें। और वो उसके लिए बेहतरीन चीज जो है वो आपका ज़मीर होता है। लेकिन बदकिस्मती आप ये कह लें कि मैं तमाम की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा है कि लोग जो हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए हर किस्म का बैरूनी दबाव है जो उसको कबूल करते हैं, और फिर जब उसको वो कबूल करते हैं तो जाहिर है इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो पाते। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं एक सियासत से हटकर एक बात बतौर एक वकील आपके गोशगुजार और आपके नाजरीन जो देखने वाले हैं उन तक पहुंचाना चाहूंगा। एक हवालदार है ना, जो एक थानेदार है, जो वो इंसाफ का पहला स्टेप है। ठीक, अगर वो एक मजलूम की दाद रसी पहली सतह पर कर लेगा तो वो मजलूम जो है उसको वाकई उसकी दाद रसी हो जाएगी, और ये यकीन करें बहुत बड़ी नेकी भी है। ठीक, लेकिन जब वो नहीं ना करता तो उसके बाद उसको वकील के पास भी आना पड़ता है, उसको अदालत के पास भी जाना पड़ता है, फिर उससे ऊपर वाली अदालत, फिर उससे ऊपर वाली अदालत, और फिर जब ये सारे चक्की में से वो गुजरता है तो उसका वक्त भी जाया होता है, उसका पैसा भी जाया होता है, उसकी एनर्जी भी जाया होती है, और इंसाफ पता नहीं मिलना है कि नहीं मिलना। काशिफ, जो नाज़रीन के ज़हन में बात आ रही होगी वो ये है कि जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो माशरे इंप्रूव कर गए हैं इंसाफ के हवाले से, क्योंकि बात हो रही है, उनके अंदर उन्होंने बात ज़मीर पे या ईमानदारी पे नहीं छोड़ी, उन्होंने बात कानून के ऊपर और कानूनी जो उसकी इंटरप्रिटेशन है उसके ऊपर छोड़ी। मैं अगेन यही पॉइंट पे आऊँगा या आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इसके ऊपर आप किस तरह से समझते हैं? देखिए, जो अब आपके जितने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसका हेड पॉलिटिकल हो गया, उसने बंदे अपॉइंट करनी है, केस किसको मिलेगा, वो सारी स्वाबदीद आ गई उनके पास, वो चीज़ें मैनेज कर जाते हैं। कोई अच्छा होगा, कोई नहीं अच्छा होगा। जो आपके एडवोकेट जनरल के डिपार्टमेंट है, ये सारे पॉलिटिकल हैं, उसके अंदर फेडरेशन पार्टी होती है, प्रोविंस पार्टी होता है। आपने हेबियस जब करनी है तो हेबियस के अंदर आपने उसके अंदर पार्टी बनाना है गवर्नमेंट के इदारे को, सारी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। क्यों ना ये जो इदारे हैं आपके एडवोकेट जनरल्स का ऑफिस, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का ऑफिस और आपका दूसरा, इसको आप मजबूत करें, इंडिपेंडेंट करें, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अच्छा, जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उसको बिल्कुल आज़ाद होना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जी। और
उनका अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है वो कदरे बेहतर है, कदरे नहीं काफी बेहतर है। लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट नहीं आ रहा, इसके लिए मुख्तलिफ कबातें हैं, हर्डल्स हैं उनमें। अब देखें ना, जब आपके मुल्क का जो स्ट्रक्चर है वो एक ऐसी किताब है जिसको हम आईने पाकिस्तान कहते हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करना है ना आपने। वो क्या कहते हैं, मुत्तफिक अलह चीज थी एक आपकी 1973 का जो आइन था। तो मुझे आप ये बताएं कि 1973 के आइन के ऊपर किस हद तक अमल किया गया? क्या उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ वाज़ेह तौर के ऊपर कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं? तो आप बताएं ना, क्या उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हुए? एक इंटरम सेटअप जो है, इंटरम गवर्नमेंट है, उसके क्या इख्तियारात होते हैं? और आपने मुलाहिजा फरमाया, पूरी दुनिया ने देखा कि एक इंटरम सेटअप इतना मजबूत इंटरम सेटअप था कि शायद 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत भी पाकिस्तान में कभी इतनी मजबूत नहीं हो सकी। तो जब कानून को के ऊपर अमल दरामद करने वाले इदारे जो हैं, जिन्होंने कानून को चलाना है, वही इसको मजाक बना लें, और बदकिस्मती के साथ वो सियासी जमातें वो मुकन्नना जो बनती हैं, जो आके कानून साजी करती हैं, वही अपने बनाए हुए आइन के ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगी और उसको तोड़ने में सहूलतकारी करेंगी, तो फिर आप क्या अच्छे की तवक्को रख सकते हैं? अच्छा, एक चीज काशिफ मुझे बताइएगा, हम पॉलिटिकल पार्टीज को जब कह रहे होते हैं, और जैसे अली ने भी बात की कि जब आप ऑपोजिशन के अंदर हैं तो हम बड़ी अच्छी बात करते हैं, जब हम जैसे ही गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो उसके अंदर सिर्फ मकसदियत जो है वो अपनी हुकूमत को तूल देना होता है। आप समझते हैं कि हाँ साहब को भी इस तरह जो है वो गलतियां उनसे सरजद हुई हैं? सर देखिए, कई ऐसे मामलात होते हैं कि जिनको आपको बिल्कुल भी कानून से सरफे नज़र करना मुमकिन नहीं होता। आपको कानून के मुताबिक चलना चाहिए। और जो आइन है, बेसिकली आइन जो है वो एक नहायत मुकद्दस किताब है। उसके ऊपर जब आप अमल दरामद नहीं करेंगे, जब आइन की खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर बाकी जो दूसरे उससे रेलिवेंट दूसरे लॉज हैं, जो दूसरी कानून की किताबें हैं, जो दूसरे एक्ट्स हैं, उनकी क्या हैसियत रह जाएगी? बिल्कुल मेरा जो नुक्ता नजर यहां पर है वो बिल्कुल ये है कि जब आइन के ऊपर बुनियादी चीज है आइन, और बदकिस्मती से आप ये देखें कि अब आइन का हुलिया भी बिगाड़ दिया गया। अब उसकी जो बुनियादी रूह थी उसको भी सबूताज करके रख दिया गया। तो इस तरह जब जो कौमें हैं जो आगे बढ़ती हैं, जिनकी आप जैसे मिसाल दे रहे हैं, तो वहां पे तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि जो जब आप किसी भी किस्म की आईनी तरमीम करने लगे तो जो कानून साजी करने वाले जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं उनको आप जो है ईवान से ही उठा लिया जाए। ठीक वो भी आपने देखा, हमने देखा, ये भी पाकिस्तान में हुआ और अभी हुआ। अली, मैं आपकी तरफ अगेन आऊंगा। अभी जो मामला है, एक डिस्कशन पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रक्चर की तरफ चली गई। मैं कानूनी तौर पे जो वापस आना चाहूँगा, जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स हैं उसके अंदर जो है वो आप सारा कुछ लाकर हम अदालत के सामने ले जाते हैं जी, कि जुडिशल इंक्वायरी वो करें, वो सारे जो प्रेशर वाले काम है वो करें, और सारा कुछ उनके ऊपर डाल दिया जाता है। अगर वो किसी हुकूमत वक्त के खिलाफ कोई फाइंडिंग देते हैं, जो कि देते भी हैं, जो बहुत सारे जजेस हैं बेशुमार चीज़ें ऐसे करती हैं, अब ये बेल भी जो है इसके ऊपर प्रेशर तो होगा किसी ना किसी तरह का कि जनाब ना दे, तो प्रेशर को उन्होंने किया। आप इस मामले में हमें ऑनरेबल जजेस को अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि इस तरह के हालात के अंदर भी, चलो जो भी है मामला, तो उन्होंने किया तो सही इंसाफ का। जो अगर इधर भी ना बेल देते उनको कौन कह सकता था, कुछ कहते जी आप तनकीद करते, लेकिन अभी तो अप्रिशिएट करना बनता है सुप्रीम कोर्ट। जी, मैं यही अर्ज करता हूँ ना कि जो जज साहिबान हैं ऑनरेबल, उन्होंने फैक्ट्स को देखना है, हालात को देखना है, वाक़यात को देखना है, उस कानूनी फ़राय में रखते हुए इसको फैसला करना है। अगर बेल बनती थी तो दी है, नीचे वालों को, अगर नीचे जज साहिबान को नहीं समझ आई, उन्होंने नहीं दी। मेरा कहने का मकसद ये है, कानून की बालादस्ती, ऐसा भी नहीं है कि हमारे मुल्क में बिल्कुल ही कानून नहीं है। कानून है तो हमारा मुल्क चल रहा है। हमारे मुल्क के अंदर कभी मिलिशियस प्रोसिक्यूशन के ऊपर लोगों को सजा नहीं हुई। मामला जो है वो कसूरवार है कौन? हम 70-72 साल से यही करते आ रहे हैं कि वही रिपीट करते जा रहे हैं। बेचारे फेसेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कई लोग मुझे नज़र आए जो भुट्टो के ज़माने के अंदर जिनको इतनी लंबी कैद हुई, आज पीटीआई के नज़र आ रहे हैं, नून लीग के कल नज़र आएंगे। कहाँ पे है, किसको पकड़ना है? सर, जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की थी, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ। जो प्रोसिक्यूशन दुरुस्त नहीं करेगा, अगर आप उसको कानून के कटहरे में लेके आए, अब एक बंदा हम ऐसे रोजाना में सियासी मुकदमात के अलावा भी बात कर रहा हूँ कि आप देखते हैं कितने दिनों के बाद आपके पास ये एक खबर आती है कि एक बंदा वो 10 साल से 8 साल से 5 साल से जेल में था, और फिर वो बाद में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जो उसके 5 साल 6 साल 10 साल हैं, जो उसकी उम्र का एक हिस्सा है, उसकी जो फैमिली ने सफर किया है, जो खा गए हैं लोग,
उनको कानून के कटहरे में कौन नहीं लाएगा? जब उनको आप कानून के कटहरे में लेके आएंगे, जब जो ऐसी प्रोसिक्यूशन करते हैं और कई ऐसे मामलात होते हैं जिनमें बदनीयती शामिल नहीं होती, तो जब आप फाइल को देखते हैं, जब आप केस का मुताला करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसमें आईओ की या प्रोसिक्यूशन की बदनीयती शामिल नहीं थी। तो उनमें तो फिर हम ये इतना सख्त पैमाना नहीं रख सकते। लेकिन जहां पे आप देखें कि प्रोसिक्यूशन की, आईओ की जो बदनीयती शामिल है और एक बंदा जो है वो नाजायज इतनी सजा भुगत के आ रहा है, तो फिर उसमें आप जब प्रोसिक्यूटर को या आईओ को कटहरे में लेके आएंगे तो फिर ही बात बनेगी, फिर इंसाफ का बोलबाला होगा, नहीं तो ये निजाम तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा। नाज़रीन, हमारा जो निज़ाम है, निज़ाम अदल है, उसके अंदर बेहतरी आना अब शायद नागुज़ीर हो चुका है। हम देखते हैं कि कई बेचारे ऐसे जो है वो लोग हैं जो बेगुनाह कई साल काटते हैं और उसके बाद जाकर उनको जो है वो रिलीफ मिलता है। कई साल जो सलाहों के पीछे गुजारते हैं, वो सवाल पूछते हुए नज़र आते हैं कि जनाब इनका जो है वो ज़िम्मेदार कौन है? कोई ऑनरेबल जज है, कोई प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है, कोई गवाह है, कोई मुद्दई है, कौन है? हमें इसको पकड़ना पड़ेगा और इसके अंदर इस्लाह लानी पड़ेगी, तब मामला बेहतरी की तरफ जाएगा। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ता हूँ। हिना जलानी साहिबा को शोकाज नोटिस इशू हुआ सिविल कोर्ट की जानिब से, जिसे हाई कोर्ट ने गालबन अब सस्पेंड कर दिया फॉर द टाइम बिंग, लेकिन उन्होंने जवाब तलब किया है। क्या एक लॉयर को प्रोटेक्शन हासिल होती है कि वो अपने जो क्लाइंट है या अपना जो मोक्कल है उसकी गुफ्तगू को मख्फी रख सके? कोई इदारा उनको कंपेल कर सकता है कि वो अपने जो है वो क्लाइंट को पेश कराएं अदालत के अंदर या पुलिस स्टेशन के अंदर जब वो उनके पास आएँ? क्या प्रोटेक्शन है, किस एंगल में है, क्या उससे एग्जम्पशन भी है? अली, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने ये मुकदमा और ख़बर सुनी है, क्या इसका हाल हवाला है? हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं। जी देखिए, इसमें जो हिना गिलानी साहिबा हैं, उनको कहा गया है कि आपने एक बच्चे गिलानी साहिबा उनकी जो उनके क्लाइंट है या उनकी जो एक बेसिकली उनकी एक ना ह्यूमन प्रोटेक्शन इदारा है जिसको वो चलाती हैं, उसके तहत उन्होंने एक बच्ची को अपने पास रखा हुआ है। लेकिन जो जो अदालत है उन्होंने कहा जी वो बच्ची को आप पेश करें, सिविल कोर्ट ने कहा। इन्होंने कहा जी मैं उस बच्ची को पेश नहीं कर सकती। और जहां मैं ये भी बताता चलूँ कि जो वकील होता है वो अपने क्लाइंट की गुफ्तगू नहीं बता सकता बतौर गवाह जो उसने उस केस के हवाले से उसको दी है, ठीक है ना। ये हमारा एक रूल है कि जिसके मुताबिक हम इसके अंदर वो लॉ है पूरा इसके अंदर कि अगर आपका क्लाइंट आपके साथ कोई राजो न्याज की बात करता है तो आप उससे करनी है, वो जी जाहिर है आपको फर्क बताएगा तो आप आगे उसको केस को लेकर चलेंगे। ये नहीं हो सकता कि कानून नाफिज करने वाले इदारे या पुलिस है या कोई भी वो आपको ये मजबूर करे कि जी आपके क्लाइंट के साथ क्या बात की, उसने क्या राज आपको बताया, वो सामने रख दे। ये कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज़ की हमें प्रोटेक्शन है या ये कानून हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अपने क्लाइंट की बात हम किसी के सामने रख दें। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने जिक्र किया कि जो हिना गिलानी साहिबा हैं, इन्होंने इस बच्ची को अदालत में अगर पेश नहीं किया वो इस जिम्मे में नहीं किया क्योंकि वो ह्यूमन प्रोटेक्शन एक इदारा चलाती है, उसके तहत उन्होंने उसको प्रोटेक्शन दी हुई है, ना कि एक लॉयर होने के नाते। ठीक, यानी कि अगर एक लेकिन ये अभी यहाँ पे सवाल आएगा, लॉयर को प्रोटेक्शन हासिल है जी, लेकिन लॉयर को ये भी तो नहीं कहा गया कि आप जो है वो एज ए लॉयर तो उन्होंने उनको नहीं रखा हुआ ना। अगर आप वुमेन प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं जी, मैं उनके केस से हट के एक बात करता हूँ, लॉयर्स जो है वो कोई इस तरह से प्रोटेक्शन तो नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो तो हमें एक थोड़े टाइम के लिए एक प्रिविलेज मिला या एक एग्जम्पशन मिली कि जनाब आपका जो क्लाइंट है वो भी प्रैक्टिस डेवलप है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो तो फिर भी मेरा हाल है, लेकिन पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो लॉयर के चैम्बर से नॉर्मली लोगों को अरेस्ट नहीं करती। यहाँ पे जो एक लाइन आ रही है वो ये है कि जो हिना जिलानी साहिबा है वो एज ए लॉयर उनको रख रही हैं जो कि कानून के अंदर अलाउड है, या एज ए इदारे के सरबराह रख रही हैं। जी, मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि देखिए अगर कोई क्लाइंट हमारे दफ्तर में आता है, हमसे बातचीत करता है, पुलिस को वैसे कानूनी तौर पे इजाज़त है कि उसको गिरफ्तार कर सके, लेकिन आम प्रैक्टिस ये है कि लॉयर के चैम्बर में आके उसको गिरफ्तार नहीं करते। ठीक, लेकिन जहाँ पे जो हिना साहिबा है इन्होंने एज ए लॉयर उसको प्रोटेक्शन नहीं दी हुई, एज ए वुमेन मैं जो आपको बता रहा था एज ए वुमेन जो प्रोटेक्शन मिली है उसके तहत, उस इदारे के तहत। मैं काशिफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। काशिफ, लॉयर्स जो है उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं। कई क्लाइंट हमें आपके कहते हैं कि जनाब आप हमें जो है वो ये प्रोटेक्शन दिलवा दें। कानून के तहत जो हमारी गुफ्तगू है और हमारा जो दूसरा पॉइंट जो है चेम्बर्स के अंदर जो है वो एक वो लॉ है या वो प्रैक्टिस है, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो एक साइल की और एक वकील की जो आपस की गुफ्तगू है वो एक प्रिविलेज जो है ना कम्युनिकेशन है, लेकिन भट्ट साहब ने भी जो बात की, बदकिस्मती ये है कि बात फिर वहीं पे आके खड़ी हो जाती है जहाँ से शुरू हुई थी।
कि कानून नाम की तो चीज़ हमने इस मुल्क में कोई रहने ही नहीं दी। ठीक, वकील ने किसी को क्या जो है वो प्रोटेक्शन देनी है, यहाँ पे आपने नहीं देखा कि वकला के साथ क्या हुआ है जी, इस वकीलों को दौर में। वकला के घरों में क्या रेड्स नहीं हुई, उनको नहीं उठाया गया, उनको हब्से बेजा में नहीं रखा गया। तो कानून तो ये है। और लॉयर्स एक्ट के हवाले से भी हम सुनने में आता है कि हमारे जी लॉयर्स एक्ट एक आ गया, उसमें भी आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रिविलेजेस हासिल हैं लॉयर्स को। लेकिन अमली तौर पे हम ये देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वकला की अपने घरों में रेड्स हुई, उनके दफातर में रेड्स हुई, बजाय ये कि उनके वकला के साइलों को उठाया जाए, वकला को ही उठा लिया गया। और यहाँ पर इससे भी आगे की बात एक हुई इस मुल्क के अंदर कि अदालतों से भी जो है उठाए गए, वकला भी उठाए गए और साइलिन भी उठाए गए। वरना जब हम लोग नए नए वकालत में आए थे तो हम देखते थे कि सेशन कोर्ट के अंदर एक बंदा दाखिल हो गया है प्री अरेस्ट बेल लेने के लिए, तो पुलिस की मजाल नहीं है कि वो सेशन कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर दाखिल होकर उसको गिरफ्तार कर सके। अब हमने ऐसे जो है वो यहाँ पे मार के सरंजाम होते हुए देखे। तो आइडियल सूरत हाल की तरफ ही भट्ट साहब जो है उनका जहन जाता है, लेकिन शायद पाकिस्तान में इतनी आइडियल सिचुएशन जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में अगर आप देखें तो वहाँ पे भी ऑनरेबल जज ये हमेशा कहते हैं कि अगर किसी की बेल कैंसिल भी हो गई है तो बाहर जाकर पुलिस को गिरफ्तार करे। लेकिन आप लॉ की बात ठीक कह रहे हैं, उसके अंदर रजिस्ट्रार साहब का नोटिस भी है। गालबन जो है आजम नदीर तारड़ साहब थे, इनका एक मुकदमा था कुछ साल पहले, तो उसके अंदर भी दिक्कम पेल हुई, उसके बाद ही उन्होंने इन्फोर्स भी उसको करवाया। लेकिन प्रैक्टिकलिटी काशिफ कह रहे हैं कि आप कानून सिर्फ बनाते जाएंगे, आप उसके पलंदे इकट्ठे करते जाएंगे। दुनिया के अंदर शायद इतने कवानीन बनते हों जितने पाकिस्तान में बनते हैं, अमल दरामद की जब बात आती है तो उसके अंदर कोई ना कोई जवाब, वो पॉलिटिकल हो, वो आपका तल्लुकदारी हो, वो आपकी रिश्वत हो रही हो, किस तरह से आप आगे? सर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है, कानून है, उसका अमल दरामद कराने के लिए जो तो ना हुआ ना सर कानून है ना, उस पर अमल दरामद लिखा पड़ा है कानून, लेकिन आप जब तक एक आम आदमी को उससे कोई बेनिफिट नहीं पहुंच रहा तो उस ऐसे कानून को क्या करना है, हम उसको फ्रेम करा के अपने ड्राइंग रूम्स में लगा लें, बेडरूम्स में लगा लें। देखिए हमें अपने कानून तो वही है जो एक आपके आम शहरी को के लिए सहूलत पैदा करे, उसको इंसाफ दे, बजाय इसके कि एक आम शहरी आपका जो है वो कानून होने के बावजूद सफर करता रहे। जितने भी इदारे हैं ना, इनको देखें, हमें मेरिट के ऊपर हर बंदे को भर्ती करना चाहिए ताकि देखें जिस काम के लिए वो हायर किया गया है वही काम साथ अंजाम दे। ऐसा नहीं होता, देखें ना, यहाँ मेरिट के बगैर जब हम भर्तियां करते हैं तब इस तरह के मामला आते हैं। ठीक, अदरवाइज कभी ना आए। मेरिट अली, दूसरा क्या कहेंगे आप? देखिए बाज़-औक़ात रिलीफ आपको हाई कोर्ट से मिलता है, बाज़-औक़ात नहीं मिलता, फिर सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, उसके अंदर भी लोग दिल बर्दाश्ता होते नजर आते हैं कि टाइम बहुत है, कॉस्टली बहुत है। आम जो लिटिगेंट है या आम जो शहरी है वो तो उसमें तो इतनी सख्त ही नहीं है। वो आप क्या समझते हैं इसके अंदर किस तरह इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? देखिए दूसरे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो किस तरह इंसाफ की फरामानी दे रही है। ये देखें जदीद टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क में अभी तक आ सकी है, नहीं आ सकी। वो देखें ना किस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं दूसरे मुल्क के जो लॉ नहीं, आपने देखा नहीं इन्होंने हमारे इदारों ने किस तरह जियो फेंसिंग करके, और जहाँ पे करने वाली इनके पास होती है कि मुझे बताया ना कि अफजाल अहमद की जो FIR हुई है एक किसी भी थाना, एक बाल टाउन सफदरजंग या किसी और थाने में, क्या उसके ऊपर IO साहब इतने मुस्तैदी दिखाते हैं जितनी मुस्तैदी ये सियासी मुकदमात के अंदर दिखा रहे हैं? और एक आम आदमी जो है जो अफोर्ड कर सकता है वो तो भट्ट साहब आपकी भारी फीस दे के आपको वकील एंगेज कर लेगा। जो एक आम आदमी, गरीब आदमी है जिसके साथ ज्यादती हो गई है, वो तो थाने में ही रुल जाएगा बेचारा, उसने वकील तक कहां पहुंचना है, और वकील तक पहुंचते पहुंचते उसको नीचे से ही बेचारे को उसकी जेब का सफाया हो जाता है। तो वो ऐसे में वो कहां से इंसाफ लेगा, कैसे उसको इंसाफ मिलेगा? अच्छा, वैसे मैं काशिफ आपसे भी पूछना चाहूंगा, 3 साल जो है वो तहरीके इंसाफ, हमने इंसाफ कहा था, गवर्नमेंट रही, यही मामला हमारा जू का तू है, कोई उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आई। देखिए फिर हम तकाजा कर रहे हैं, ठीक है, ये तो एक जाहिर है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के है, वो पहले भी मैं कह चुका हूँ, लेकिन क्या एजेंडा होगा? कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या तहरीके इंसाफ जो है वो अमली तौर पे अपनी चेंज लाएगी? अच्छा, जितनी निजाम के अंदर बोसीदगी थी वो मेरा नहीं ख्याल के 3 साल के अंदर बेहतर हो सकती थी। एक इंटेंट थी खान साहब की, अगर खान साहब की आप प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो पहली उनकी तकरीर थी वो आप मुलाहिजा फरमाएं तो उन्होंने 2-3 अपने लिए लैंडमार्क्स जो हैं वो सेट किए थे। एक उनका ये था कि जो बेवा खवातीन हैं उनके जो मुकदमात हैं उनको प्रायोरिटी पे सुना जाएगा, फिर ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात जो हैं
उनको प्रायोरिटी पे सुना जाएगा और उनके फैसले जल्द से जल्द होंगे। और फिर आप खुद भी माशाल्लाह एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपने देखा कि सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो कई सालों से इस मुल्क के अंदर वो चल रहा था, उसके अंदर बेहतरी की गई, उसको बेहतर किया गया, उसके अंदर अमेंडमेंट्स आई। तो ये जितना बोसीदा और गला सड़ा निज़ाम है, इसको बेहतर करने के लिए मेरा ख्याल है आपको एक कोई क्या कहते हैं, बिल्कुल ही इमरजेंसी की बुनियादों के ऊपर और हंगामी बुनियादों के ऊपर आपको इसके ऊपर काम करना होगा, और इसके लिए आपको अक्रॉस द बोर्ड काम करना पड़ेगा, तो फिर ही शायद कोई बेहतरी जो है वो मुमकिन है। बिल्कुल अली, मैं आपकी तरफ करूंगा। उन्होंने जाहिर एक बात की है अपने पॉलिटिकल एंगल से भी, पार्टी के भी, लेकिन मैं जनरली आपसे भी पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर मुकदमात, सिविल मुकदमात जो हैं, उनकी तवालत इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से क्रिमिनल ऑफेंसेस जो है लोगों को सरजद करने पड़ जाते हैं। वर्षा, अगर आप मुझे इजाज़त दें इस पे। जी प्लीज। अच्छा, मैं बतौर वकील, आपने एक बहुत खूबसूरत बात है जो मैं अक्सर अपने दोस्तों में भी कहा करता हूं, और मैं यहाँ पे आपके नाजरीन के तवज्जो से भी, मैं एक दिन अदालत के अंदर बैठा हुआ था, वहाँ पे फौजदारी मुकदमात की समाअत हो रही थी, और मैं हर मुकदमे को ना अपनी फाइल के ऊपर ना टिक कर रहा था, देख रहा था कि ये क्या है। मैंने 10 मुकदमात को टिक किया उसमें, और 10 मुकदमात में से आप देखेंगे फौजदारी मुकदमात हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो दीवानी नोयत का था, सिविल नेचर का था। जी। जब सिविल अदालतों से इंसाफ नहीं हो पाता तो लोग फिर उस पे ऑफेंसेस भी, क्रिमिनल ऑफेंसेस जो हैं वो भी होते हैं। मैं इसकी बेशुमार मिसालें आपको दे सकता हूं। आप देखेंगे कि 302 का एक मुकदमा है, लेकिन जब आप FIR पढ़ेंगे तो उसका बैकग्राउंड ये निकलेगा कि जी हमारी जमीन का तनाजा चल रहा था, या मैं मुकदमे की समाअत के लिए आ रहा था। ठीक। तो इस तरह करके मामलात हैं, आप लड़ाई झगड़े के मामलात जितने भी देख लें, उनका भी मोस्टली जो बैकग्राउंड है वो सिविल नोयत का होता है। अगर सिविल अदालतें जो हैं वो अपने केसेस की जो एक्सपेडाइट कर लें समाअत, तो मेरा ख्याल है कि फौजदारी मुकदमात जो हैं उनका भी रेशो जो है वो कम हो सकता है। सर, मैं इसमें जो ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हमें अदालतों पर एतमाद करना पड़ेगा। जब हम अदालतों पर एतमाद नहीं करेंगे, खुद फैसला करने चल पड़ेंगे, तो लड़ाई झगड़ा भी होगा। हो नहीं रहा 10-10 साल 20-20 साल। सर देखिए, आप अदालतों के ऊपर बर्डन में तो देखिए कितना है। एक जज के पास 150-200 केस लगा होता है, वो बेचारा कितने केसों का फैसला कर सकता है? बड़े थोड़े बोले आपने, ज्यादा ही होंगे सर। तो बात यह है कि अदालतों के ऊपर एतमाद, ताकि हम माशरे में थोड़ा सा सुकून के साथ ये सोचे कि यार अदालत हमें इंसाफ देगी, ना कि हम खुद बंदूक उठाकर या डंडा उठाकर किसी का सर फाड़ें और एक केस के ऊपर दूसरा केस कर लें। मेरा ख्याल यह है कि हमें अदालतों पर इत्मीनान करना चाहिए ताकि वो भी फैसला फराहम करें, और जज साहबान को भी ये देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हमने इंसाफ के तकाजों को पूरा करना है। ये ना हो कि किसी बेगुनाह को सजा हो और किसी कोई गुनाहगार छूट जाए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, इम्प्रूवमेंट जो है वो इसी तरह से डिस्कशन से, कुछ पॉइंट जो है वो उनको डिस्कस करने से आती है। इसी तरह माशरे आगे बढ़ते हैं। जब तक आप अपने माशरे के अंदर छुपे उन नकाइस की निशानदेही नहीं करते जिनकी वजह से इंसाफ की फराहमी के अंदर इल्तवा है, तो शायद हम इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। इसी मौजू के साथ, इसी स्पिरिट के साथ मामले को वाइंड अप करते हैं। अगले एपिसोड के अंदर हाजिर खिदमत होंगे। देखिए प्रोग्राम कानून क्या कहता है।